नमस्ते दोस्तों। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि अपनी खुद की पथ पाना है, अपना खुद का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करना है और किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज भी कर सकते हैं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की बहुत सी अच्छी आदतें होती है, उसे आप उन लोगों से प्रेरित होकर अपना सकते हैं। जैसे हम लोग के जीवन में कोई न कोई आदर्श ज़रूर होता है और मैक्सिमम के जीवन में आदर्श जो होते हैं, उनके माता-पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत नज़दीक से उनको देखा है। वो जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको नज़दीक से देखा है, तो उससे सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और बहुत से लोगों की बहुत सी अच्छी आदतों से कुछ सीखना चाहिए या बहुत से लोगों की गलतियों से भी सीखना चाहिए कि आने वाले जीवन में आप वही सेम गलती ना करें। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 6 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ठीक है? और ये जो है 18वां लोकसभा स्थापित होगा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? 17वां लोकसभा जो है अभी समाप्त हो गया। जो भी 5 दिवसीय वहाँ पे सेशन चला था, उसी के बाद जो है 17वां लोकसभा समाप्त कर दिया गया, ठीक है? उनका जो संसद में सेशन था वो समाप्त हुआ है। जब तक नया लोकसभा गठन नहीं हो जाता है, पुराना लोकसभा समाप्त नहीं होता है, ठीक है? तो अभी वर्तमान समय में जो चुनाव आने वाला है, उस पे क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? क्योंकि लगातार देखा गया है, हम लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है जब से 2014 से 2024 तक बहुत बड़ी मात्रा में जो है संसद का जो सत्र चला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आधे घंटे में बहुत से चर्चे को निपटा दिया गया है या फिर बहुत ही शॉर्ट नोटिस में क्वेश्चंस पे चर्चा किया गया है, ठीक है? तो ये जो है कहीं न कहीं सरकार की खामियाँ को प्रदर्शित करता है। दोनों जगह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों जगह जो है बहुत से महत्वपूर्ण मामले, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा से संबंधित मामले भी आधे-आधे घंटे के चर्चे में उसे निपटा दिया गया है। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो है बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है, ठीक है? जो अभी वर्तमान की सरकार की खामियों को प्रदर्शित करता है। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि संसदों का अतीत जो है वो बदलती गतिशीलता का दर्पण है। अपने सामान्य 5 दिवसीय कामकाजी कार्यक्रम से एक असामान्य विचलन में 17वीं लोकसभा 2019 से 24 ने शनिवार को अपनी कार्यवाही समाप्त कर दी और पिछली लोकसभा भी एक विस्तारित संसदीय सत्र के साथ ही समाप्त हुआ था, ठीक है? पिछला भी जो लोकसभा समाप्त हुआ था 2014 से 19 का, उस समय भी जो है एक एक्सटेंडेड सेशन हुआ था। जैसे ही देश का आम चुनाव के लिए तैयार है, अभी जो है एक त्योहार की तरह भारत में मनाया जा रहा है क्योंकि अभी आम चुनाव आने वाला है। तो सवाल यहाँ पे बहुत से उठाए जाते हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है या फिर कोई नई मिसाल कायम होगी? यह हमें भारत के नागरिकों के रूप में हाल के वर्षों में हमारी संसद के प्रदर्शन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि हम 18वीं लोकसभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है? तो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय हैं, उनका किस तरह से प्रदर्शन रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि संसद के हलचल भरे गलियारों में जहां नीतिगत बहस और राष्ट्रीय चिंता एक दूसरे से जुड़ी रही है, पिछली 3 लोकसभाओं के जो सेशन हुए हैं, एक स्पष्ट प्रवृत्ति उभरी है जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के उभरते हितों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हैं। इस परिवर्तन में सबसे आगे जो है वो स्वास्थ्य और परिवार और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। तो ये पोर्टफोलियो प्रमुखता से उभरे हैं और सबसे अधिक प्रश्नों वाले शीर्ष 2 मंत्रालय बने हैं, एक स्वास्थ्य मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, ठीक है? विशेष रूप से देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जांच जब से कोविड-19 महामारी से पहले हुई थी, तो जो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा लगातार निगरानी को उजागर करता है और लगातार देखा भी गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है, एम्स की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है? इसी में आय कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रश्न जो उठाए गए हैं विभिन्न मंत्रालयों पर, जहां किसानों से लेकर पूर्व मंत्री तक उत्तर मांगते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, उसके टेन्योर ड्यूरेशन में भी बहुत सी कमी आई है। देखा जा रहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण मामले के लिए जो है बहुत ही आधे घंटे का डिस्कशन किया जाता है और उस मामले के लिए क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास जो है अपना बहुमत है, उसका वो अतिरिक्त फायदा उठाकर
जो भी देश के हित में चर्चा होना जरूरी है, संसद का मूल भाव है ये, फिर भी जो है चर्चा मात्र 30 मिनट होता है। फिर भी सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामले में जो है घटती रुचियां, लगातार जो है बड़ी मात्रा में बिल फटाफट पास हो जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बिल पास हो जा रहे हैं, लेकिन उसका एक बेहतर तरीके से डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां गृह मंत्रालय 15वीं लोकसभा तक दूसरा मंत्रालय था जो सबसे अधिक सवाल पूछती थी, लेकिन जब से 16वीं और 17वीं लोकसभा में वर्तमान सरकार है, तब से जो है गृह मंत्रालय सवाल ही नहीं पूछती है, पूर्णतः जो है वो संसद में गुमनामी में डूबी हुई है। जैसे नोटिस में भी गिरावट आया है, नोटिसों में भी 32% की गिरावट आई है, और यह जो है वो उच्च सदन में शीर्ष 5 सबसे अधिक सवालों के घेरे वाले मंत्रालयों की सूची से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। यह भी ध्यान दे सकते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों जगह से अनुपस्थित है। जहां पहले के सरकार में गृह मंत्रालय बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाता था, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामलों से संबंधित नए कानून नियमों को चर्चा करने के लिए। ठीक है, यह बदलाव जो है वो देश की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है, खासकर जब महत्वपूर्ण कानून का कार्यान्वयन जो है वो बहुत ही ढीली ढाले तरीके से किया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है या सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होता है। इसी बीच एक और मंत्रालय की बात की जा रही है, वित्त मंत्रालय। देश की राजकोषीय नियति को संचालित करने की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रालय ने संसदीय रुचि में धीरे धीरे गिरावट दिखी है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या फिर वित्त मंत्रालय हो, ये दोनों की जो रुचियां हैं संसद में वो बहुत कम दिखी है सवालों के प्रति। ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर अभी वर्तमान समय में आ रहे हैं। तो शिक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो शिक्षा उन शीर्ष 5 मंत्रालयों में शामिल है जिन पर कड़ी पूछताछ की जाती है, जो संसदीय चर्चा में इसके अस्थायी महत्व को भी दर्शाता है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं डेटा को। जैसे 15वीं में जो था वो कांग्रेस का शासन था, 16वीं और 17वीं में वर्तमान के बीजेपी का शासन था। ठीक है, जहां 15वीं लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा जो सवाल पूछे गए थे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो संसद में लगता है कि कितना जल्दबाजी में कोई भी बिल को पास कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर डिस्कशन होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों 16वीं और 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो पहला जो है वो राज्यसभा का चार्ट है और दूसरा जो है लोकसभा का है। लोकसभा में यही स्थिति है, देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो है चर्चा ही नहीं हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होता है, डायरेक्ट बिल पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 16वां का भी यही हाल है और 17वां का भी यही हाल है, लेकिन 15वां का भी कुछ खास अच्छा हाल नहीं था, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हस्तक्षेप क्या क्या किए जा रहे हैं, तो उसी जो फिगर अभी हम लोगों ने देखा ना, उसी को विस्तार से यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे भारतीय संसदीय कार्यवाही का परिदृश्य बदल रहा है, न केवल मंत्री स्तरीय प्राथमिकताएं प्रवाह में है, बल्कि कानून निर्माताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न हस्तक्षेपों का भी उपयोग हो रहा है। इन हस्तक्षेपों के बीच एक पहलू है जो बढ़ते उपयोग के संदर्भ में सामने आ रहा है, शून्यकाल। शून्यकाल का उपयोग बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा विपक्षी पार्टियों के द्वारा या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं अव्यवहारिक तरीके से विधेयक पास करा दिए जाते हैं, जिसके कारण भी संसद में बहुत ज्यादा सेशन जो है रुकावट का शिकार बन जाती है। ठीक है, अवरोध का शिकार बन जाती है। तो 15 वर्षों में राज्यसभा में इसमें 62% उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहां पे शून्यकाल की बात की जा रही है, तो 15 वर्षों में पिछले राज्यसभा में लगभग 62% शून्यकाल का ड्यूरेशन का वृद्धि हुआ है, जबकि लोकसभा में 34% ड्यूरेशन बढ़ गया है शून्यकाल का। ठीक है, तो यह उछाल एक सकारात्मक संकेत दर्शाता है जो गंभीर मुद्दों और शिकायतों को दूर करने और सरकार के स्पष्टीकरण मांगने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। और यह आधे घंटे की चर्चा जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, अल्प सूचना जो शॉर्ट नोटिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अल्प सूचना प्रश्न या फिर अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाले छोटी अवधि की चर्चा और विशेष उल्लेख जैसे हस्तक्षेपों को घटते उपयोग के साथ मेल खाता है। ठीक है, इसका जो है इन चीजों का उपयोग घटता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संसदीय कार्रवाई की प्रवृत्ति मनोदशा पर सवाल उठाता है। ठीक है, तो इसी में राइटर के द्वारा वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, तो बदलती संसदीय गतिशीलता केवल विधायी प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है, जहां जवाबदेही सुनिश्चित करने, रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने और राष्ट्र और उनके नागरिकों को कल्याण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को लागू करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है
कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विधायिका के द्वारा एकमात्र जो कर्तव्य निभाया जा रहा है, विधायिका को बनाना, विधियों को बनाना। लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदेही जो होता है विधायिका के लिए, एक रचनात्मक बहस को बढ़ावा देना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को चर्चा करना, उसके नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देना, ये कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। इसको आने वाले भविष्य में सही तरीके से ध्यान सुनिश्चित किया जाए। जो भी सरकार अभी जो 18वां लोकसभा का चुनाव में जीतेगी, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग कैश डिपॉजिट के लिए भी अब यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कैश डिपॉजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं सीडीएम मशीन में, ठीक है, उसको कहा जाता है कैश डिपॉजिट मशीन में, जहां पे हम लोग डेबिट कार्ड डालते हैं या फिर मैनुअली भी किसी का अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्ट कैश 20,000 50,000 तक वहां पे कैश को डालकर जो है किसी के भी अकाउंट में जो है हम लोग ट्रांसफर कर पाते हैं पैसे को। तो अब जो है यहाँ पे डेबिट कार्ड के साथ साथ यूपीआई का भी उपयोग करके हम लोग कैश डिपॉजिट किसी के भी अकाउंट में या फिर अपने अकाउंट में कर पाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि नकद जमा की सुविधा वर्तमान में केवल जो है वो डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से ही उपलब्ध है। तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा कहा जा रहा है कि नकद जमा सुविधा के लिए यूपीआई को सक्षम करने का परिचालन निर्देश जो है वो शीघ्र ही जारी किया जाएगा। आरबीआई ने आईएफएससी में, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेगा, आईएफएससी में विदेशी निवेशकों को ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने और अपनी रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। आरबीआई ने ऐप की लोकप्रियता और सुविधा को देखते हुए नकद जमा के लिए यूपीआई को सक्षम करने का ही प्रस्ताव किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यही मुख्य बातें था कि यूपीआई को सक्षम बनाया जा रहा है कैश डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए, क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड से पहले भी जब से एक बार जो कैश बंद कर दिया गया, डिमोनेटाइजेशन आया, उसी के बाद से जो है यूपीआई की उपयोगिता भारत में बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है। तो यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए और एटीएम कार्ड पर, अब एटीएम कार्ड का ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि योनो का ज्यादा से ज्यादा जो भी एसबीआई कार्ड होल्डर हैं, एसबीआई का अकाउंट है जिनके पास, वो एटीएम कार्ड से कम और योनो का यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि एटीएम कार्ड के द्वारा अब जो है निकासी कम हो रही है, उसी का स्थान पर यूपीआई की ज्यादा परिचलन है। तो यूपीआई की उपलब्धता से देखे गए लाभों को देखते हुए अब इसे प्रस्तावित किया जा रहा है कि यूपीआई के उपयोग के माध्यम से नकद जमा सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो बैंकों द्वारा तैनात नकदी जमा मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन बैंक शाखाओं पर जो नकदी हैंडलिंग भार है उसको भी कम करने में सफल होगी और जो ग्राहकों को भी सुविधा देने में सक्षम होगी, क्योंकि जो लंबी लंबी कतारें लगती है कैश डिपॉजिट करने के लिए, उससे भी बच सकेंगे, ठीक है। अब सीडीएम मशीन के द्वारा कैश डिपॉजिट मशीन पर ही यूपीआई के माध्यम से हम लोग कैश जमा करने में सफल हो पाएंगे। तो नकदी जमा करने की सुविधा अभी भी केवल जो है वो डेबिट कार्ड के जरिए है। तो यहाँ पे आगे एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है। एक अन्य उपाय में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में व्यापक अनिवासी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनआरआई को सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पात्र विदेशी निवेशकों को भी ऐसे बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति देगा, ठीक है। तो सरकार और आईएफएससी प्राधिकरण के परामर्श से आईएफएससी में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसमें निवेश और व्यापार के लिए एक योजना अलग से अधिसूचित की जा रही है। तो वर्तमान में सिर्फ ये ध्यान रखेगा, एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सेबी जो है, सेबी के साथ पंजीकृत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के तहत जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसमें निवेश करने की अनुमति देता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आरबीआई ने नवंबर 2021 में शुरू की गई अपनी रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक मोबाइल ऐप पेश करने पर भी फैसला किया था। तो यह योजना जो है वो व्यक्तिगत निवेश, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा देती है। और यह योजना जो है वो निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने और एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने में सक्षम बनाती है, ओपन मार्केट के लिए, ठीक है। जिससे कि हम लोग मार्केट में इन्फ्लेशन को, मेनली जो कैश फ्लो को कंट्रोल कर सके। इसलिए जो है
ओएम प्लेटफॉर्म लाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड्स के लिए भी जो है एनआरआई को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए वहाँ पे विदेशी निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए प्रावधान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा था डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया जा रहा था कि साउथ एशिया में बहुत से ऐसे कंट्री है जहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का मिसयूज हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजगार उतना सृजन नहीं हो पा रहा है देश में। तो उसी संबंधित एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जन्म दर में गिरावट के कारण किसी देश की कुल जनसंख्या में कमी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, जनसंख्या के भीतर अनुकूल आयु वितरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की संभावना। तीसरा जो है, बुजुर्ग आबादी के बीच मृत्यु दर में वृद्धि, वह घटना जहां निर्भरता अनुपात कामकाजी आयु वाली आबादी से अधिक है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है उस आर्थिक विकास क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, और कामकाजी उम्र होता है 15 से 64 वर्ष तक। तो यह तब होता है जब किसी आबादी में कामकाजी उम्र के व्यक्तियों का अनुपात आश्रित आबादी, बच्चे और बूढ़ों से बड़ा होता है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि हो जाती है। बच्चों या बूढ़ों से ज्यादा जनसंख्या अगर युवाओं का हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भारत 2018 से शुरू होकर 2055 तक, ये ध्यान रखिएगा, 37 वर्षों तक इस विंडो का आनंद लेगा। मतलब कि 2055 तक जो है यूथ की आबादी ज्यादा होगी बच्चों और बूढ़ों से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल लगातार यूपीएससी में आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भगत राव, दूसरा ऑप्शन है खीरसरा, तीसरा जो है पड़ता बेट, और चौथा जो है कुंडीना। तो ये जो चौथा जो है ये गलत है, क्योंकि कुंडीना जो है एक प्राचीन शहर है जिसका नाम रबातक शिलालेख में कनिष्क के क्षेत्र के हिस्से के रूप में रखा गया था, इसलिए जो है ये हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, और अभी हाल ही में न्यूज में आया था पड़ता बेट। ठीक है, पड़ता बेट जो है वो गुजरात में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ जिले के पड़ता बेट में जूना खटिया कब्रिस्तान के पास लगभग 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया था। ठीक है, इसलिए जो है पड़ता बेट जो है वो हड़प्पा काल से संबंधित है और कुंडीना जो है वो कनिष्क के काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हिंद महासागर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जियोइड लो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है यह हिमालय के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण होता है। दूसरा जो ऑप्शन है यह हिंद महासागर में एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। तीसरा जो ऑप्शन है यह मुख्य रूप से समुद्री धाराओं से प्रभावित है। और चौथा जो ऑप्शन है, ऐसा तब होता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक साझा केंद्र बनाने के लिए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिससे दोनों तूफान उस सामान्य केंद्रीय बिंदु के आसपास घूमने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है वो हिंद महासागर में एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, इसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसी को ज्वाइड कहा जाता है। तो पृथ्वी का वह मॉडल जो पृथ्वी भर में गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता को स्वीकार करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को जियोइड कहा जाता है। तो भारत के बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्र, ठीक है, ग्रेविटेशनल होल इसी को कहा जाता है, ये देख सकते हैं, इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण छिद्र के लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया है। तो गुरुत्वाकर्षण छिद्र जो है वो हिंद महासागर में एक गोलाकार अवसाद है जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में कमजोर है। इसे आधिकारिक तौर पर हिंद महासागर का जियोइड लो कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक पैमाना क्या है? तो ये सिर्फ आसान क्वेश्चन था, रिक्टर स्केल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड, रिक्टर, हर एक स्केल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें सवाल आ सकते हैं, चाहे वो वेव से हो। अगर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में ध्यान देंगे, पी हो गया, एस वेव हो गया, ठीक है, एल वेव हो गया, इन सभी के प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानिएगा। उसके बाद जो है इनर लेयर जो है अर्थ का, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको भी अच्छे तरीके से, अपर लोअर सभी को अच्छे से जानिएगा। उसके बाद कितने प्रकार के
डिसकंटिन्यूज होते हैं, असांतत्य कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस लगातार यूपीएससी में आ चुके हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो रिक्टर स्केल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ही ताइवान में जो है वो 7.2 मैग्नीट्यूड का जो है वहां पे भूकंप आया था। तो ताइवान और जापान जो है वो भूकंप के प्रति इतने संवेदनशील क्यों है? क्योंकि वहां पे जो है टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के साथ स्थित होने के कारण ताइवान और जापान भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है। और दोनों देश जो है वो प्रशांत के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती है। और रिक्टर स्केल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था, एक लघु गणितीय पैमाना है जिसका उपयोग भूकंप तरंगों के आयामों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये भी जो है अर्थक्वेक से संबंधित है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर अभी हम लोगों ने देखा, जापान हो गया या फिर ताइवान हो गया, साउथ चाइना सी का रीजन, फिलीपींस का सी का रीजन, कल भी हम लोगों ने लोकेशन वहां पे देखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रशांत महासागर को घेरने वाले सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधियों वाले क्षेत्र का वर्णन करने के लिए होता है, ठीक है। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक